एनालिसिस जो आज हम टॉपिक पे थे वो आपका कौन सा स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा एरर एनालिसिस, और फिर आपको बताता हूँ भैया फिजिक्स है, और फिजिक्स में जो आप जाएंगे तो इसमें आपके टॉपिक दर टॉपिक, एक सूरज श्रीवास्तव को और मैसेज कर दो। अच्छा चलो उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक। फिजिक्स में जब आप जाएंगे तो मैं कह रहा था टॉपिक दर टॉपिक आपकी चीज़ें एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे, और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, बशर्ते आप पढ़ने के इच्छुक हों। एरर एनालिसिस की बात करते हैं। एरर एनालिसिस आखिरकार हमारे यहाँ कहाँ से आती है, तो सुने। आपका जो चैप्टर इस समय चालू है वो चैप्टर आपका कौन सा है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अब जब आप फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं तो मेजरमेंट मैंने आप बताया था, मेजरमेंट क्या है, चीज़ों को नापना और तौलना। किसी भी चीज़ को नापने और तौलने जब जाते हैं तो यहाँ पर एक सिंपल ही चीज़ आती है और वो कंसेप्ट आता है एरर। अब मेरा सवाल है एरर से मेरा मीनिंग क्या होता है। एरर से हमारा मीनिंग ये है, ध्यान से देखोगे, एरर की जब हम बात कर रहे हैं, एरर का वैसे तो मतलब सबको समझ में आ रहा होगा। एरर का मतलब ये मान चलें सपोज दैट कोई लेंथ है आपकी 5 मीटर, और जब आप मेज़र करते हैं और मेज़र करने के बाद आपका रिजल्ट आता है सपोज करें 4.9 मीटर, या आपका रिजल्ट आता है 5.1 मीटर, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कहीं ना कहीं आप क्या बता रहे हैं, ये आपके मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर है। अब एरर का मीनिंग तो समझ में आ गया। इसीलिए किसी भी क्वांटिटी के लिए हम दो तरह की वैल्यू डिफाइन करते हैं। ओम, अपना माइक म्यूट कर देना बेटा, लेफ्ट पे जाओ, माइक में म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दिखेगा, म्यूट कर देना तो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, है ना, मेरे पास आपकी। बाकी आपको सुनाई देता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। दूसरे नंबर पे हम जा रहे थे, जो आपने कहा था जो आप 4.9 और 5.1 मीटर की बात कर रहे थे, तो ध्यान से देखें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर आप जाते हैं तो उसके लिए हम दो तरह की वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं। दो तरह की वैल्यू आपकी क्या कहलाती हैं, एक कहलाती है ट्रू वैल्यू और दूसरी कहलाती है मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आप पूछेंगे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू का क्या मीनिंग है, तो ये मुझे लग रहा है कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ जाएगा। ट्रू वैल्यू का मतलब होगा, थोड़ा सा चाहो तो इसको जूम कर देना, हल्का सा जूम वाले को। ट्रू वैल्यू का अपने लिए मीनिंग होगा जो आपकी चीज़ एक्चुअल है, जो उसकी सही वैल्यू है, और सही वैल्यू का सेंस होगा, ये हमने कहा जैसे 5 मीटर इज अ लेंथ, ये ट्रू वैल्यू है। जबकि ये जो आपकी मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये क्या कहला रही है, 4.9 और 5.1, ये मेजर्ड वैल्यू है। ये भी समझ में आ रहा होगा, इन दोनों में कहीं ना कुछ डिफरेंस है, और वही डिफरेंस आपका एरर कहलाता है। ये भी आपको मालूम है, कोई भी पूछेगा भैया कितनी गलती की, तो ऑब्वियस है आप में से हर सामने बैठा हुआ आदमी वो बड़े आराम से बता देगा कि इस मेजरमेंट में कितनी गड़बड़ है, 0.1 मीटर की गड़बड़ है। कैसे, बोले एक्चुअल वैल्यू 5 थी, आप मेजर कर रहे हैं 5.1, इसका मतलब 5.1 मीटर की आप एरर दे रहे हैं। तो जब ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आता है कि हमारी एरर का मतलब क्या है, तब हम इस पर आगे जाते हैं। आगे जाने से मैं ये बताता हूँ, जब भी आप मेज़रमेंट करेंगे, कहीं भी आप मेज़रमेंट करते हैं तो आपसे एक बहुत सिंपल ही चीज़ बताई जाती है, और आपसे बताया जाता है देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। आपके मेजरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। अब आप पूछेंगे अनसर्टेनिटी का मतलब, तो ये मैं बताता हूँ। आप एक सिंपल चीज़ सोचें, आपने चक्की वाला तराजू देखा हुआ है, चक्की वाले तराजू पे मान के चले हम जो कभी आटा तौलते हैं, आपका ध्यान जाएगा आटा कितना जाएगा, लेट इट बी, वहाँ आटा जा रहा है चक्की वाले तराजू, बहुत सारे लोग देखे होंगे, और उसमें मैंने कहा सपोज करें आपका आटा आता है 15 kg 600 ग्राम। क्या आपने ध्यान दिया है, ये जो आटा है इसमें आप थोड़ा सा आटा, इतना आधी मुट्ठी आटा डाल दें या आधी मुट्ठी आटा निकाल लें, आपका ध्यान जाएगा आपके चक्की वाले तराजू पे असर ही नहीं पड़ता। कारण समझ में आ रहा है, चक्की वाले तराजू पे अगर वजन का अंतर आना है तो कम से कम 50-100 ग्राम की चीज़ या तो रखो या हटाओ, है ना। अगर आपसे कहा जाए चक्की वाले तराजू पे जो है आप 5 रुपए की हींग खरीद लाओ, 10 रुपए की इलायची खरीद लो, तो समझ में आएगा इसको आप चक्की वाले तराजू पे खरीद ही नहीं सकते। 10 रुपए की इलायची से बेचारा तराजू हिलेगा ही नहीं। तो जो मैं बात कर रहा था, जब आप 15 किलो 600 ग्राम आटा चक्की वाले तराजू पे तौल रहे हैं, तो आप ध्यान देखें एक अनसर्टेनिटी है। और क्या अनसर्टेनिटी है,
जो मैंने कहा ये आपका 10 ग्राम ज़्यादा या कम हो सकता है, नोबडी नोज। हो सकता है एक्चुअल वैल्यू 15 kg 590 ग्राम हो, और हो सकता है एक्चुअल वैल्यू 610 ग्राम हो। कि मैंने कहा था इतना जरा सा आटा डालने या निकालने से फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक्चुअल वैल्यू आपको मालूम नहीं है। यानी ध्यान से देखें, आप यहाँ अनसर्टेन है कि ये 600 है, 590 है या 610 है। अच्छा, आपने कहा इस अनसर्टेनिटी को हम खत्म करेंगे, कर दो। आप एक काम करें, छोटे तराजू पे, किराना वालों वाले तराजू पे आ जाएं, आपका ध्यान जाएगा उस पर। ये आप मेज़र कर सकते हैं, लेट इट बी 15 किलो 610 ग्राम। अब 15 किलो 610 ग्राम जो आप किराने वाले या हम के अंदर शॉपकीपर या सब्जी वाले के तराजू पे आप मेज़र कर सकते हैं, वो आपको 10-5 ग्राम भी बताता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप सोने की अंगूठी या सोने की चेन का वज़न इस तराजू पे करेंगे? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक अनसर्टेनिटी है, और वो अनसर्टेनिटी ये है कि आपका 15 किलो 609 या 611 ग्राम हो सकता है। यह आपने ध्यान दिया होगा। किराना वाला या सब्जी वाला जो तौल रहा है उसमें मटर ही तौल रहा हो, एक मटर डाल दें या एक निकाल लें, पूरे वजन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी और प्रिसाइजली मेज़र करें, हम माने चलेंगे आप ऐसी जगह चले जाते हैं जो आपको ये बता दे 15 kg 611 ग्राम। स्टिल अभी भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, हो सकता है इसमें 2 मिलीग्राम प्लस हो या माइनस हो। इसलिए मैंने कहा था जब भी आप मेज़र करेंगे तो यहाँ क्या होता है, देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है। अब कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितनी प्रिसाइजली, कितने अच्छे ढंग से आप उसे मेज़र कर रहे हैं। अभी बाद में जब हम चर्चा करेंगे तब एक प्रेसीजन और एक्यूरेसी का मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ध्यान से देखें, हम कितनी सावधानी से मेज़र कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तुम बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वाले तराजू पे चले ना, मिलीग्राम नोट कर लेना, तो माइक्रोग्राम में अंतर बना रहेगा। हो सकता है 1-2 माइक्रोग्राम कम ज़्यादा हो, यानी कहीं ना कहीं ये गड़बड़ तो रहेगी। और इसीलिए तुम्हारा ध्यान जाएगा, जब तक ये अनसर्टेनिटी है तो ये अनसर्टेनिटी ध्यान देखना यही बताती है आपको एक्सटेंट ऑफ एरर। एक्सटेंट ऑफ एरर समझ में आ रहा होगा, कितने एक्सटेंट तक एरर हो सकती है। जैसे इसमें 10 ग्राम की आप ध्यान देखें, 10 ग्राम का अनसर्टेनिटी है, मतलब इसके मेजरमेंट में 10 ग्राम तक एरर हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें अनसर्टेनिटी कितनी थी, 1 ग्राम यानी आपका 1 ग्राम कम ज़्यादा हो सकता है, हर आदमी को मालूम है। तो ये आपकी अनसर्टेनिटी ही क्या चीज़ बताती है, एक्सटेंट ऑफ एरर। तो क्या है, पहली मेरी बात समझ में आती है कि जब भी आप किसी भी मेज़रमेंट को करते हैं, कोई भी नापातौली स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा उस मेज़रमेंट में कुछ अनिश्चितताएं, कुछ अनसर्टेनिटीज़ होंगी, और यही अनसर्टेनिटीज़ कहीं ना कहीं आपको एक्सटेंट ऑफ एरर के बारे में बता रही होंगी। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है टोटली? ठीक है। अब एक सवाल और आएगा, कुछ लोगों को एक यहाँ पे घपला नजर आता है, क्योंकि मैंने यहाँ 2 वर्ड अंडरलाइन किए थे। अनसर्टेनिटी तो उन्हें समझ में आता है, होती है, एरर हो सकती हैं। यहाँ उन्हें एक शब्द से प्रॉब्लम हो जाती है, बोले ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब देयर इज ऑलवेज सम एरर, यहाँ पे हमेशा एरर होगी। ऐसा क्यों होगी? अगर हम अच्छे से नापें, सावधानी से नापें, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स उठा के नापें, तो क्या एरर ख़त्म भी हो सकती है? क्या ऐसा ज़रूरी है कि आप जब भी नापें तब हमेशा ही कुछ ना कुछ एरर आपकी बनी रहे? तो मेरा जवाब है यस, देयर इज़ ऑलवेज एन एरर इन द मेजरमेंट। और अगर हम ऑलवेज एन एरर कहते हैं तो फिर ध्यान देखना, हमें ये जानना पड़ेगा कि एरर्स के आपके टाइप कौन से होते हैं या सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। हम जो बात करेंगे ध्यान देखना, वो आपसे बात करेंगे टाइप्स और सोर्सेज ऑफ एरर्स। टाइप्स और सोर्सेज ऑफ एरर्स में बात करता हूं, आराम से थ्योरेटिकल टॉपिक है, हेडिंग्स लिखता हुआ जाऊंगा, ध्यान से आप केवल समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एरर में। ध्यान देखना, सबसे पहली एरर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस पेन से लिखूँ ताकि आपको दिखे। सबसे पहली एरर मैं यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट एरर।
जब हम कांस्टेंट एरर की बात करते हैं तो कांस्टेंट एरर ध्यान देखना, नाम से समझ में आ रहा होगा कांस्टेंट एरर कौन सी होगी। आप चाहे जितनी बार मेजरमेंट करें, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके कैसे रहेंगे, बने रहेंगे हमेशा सेम। अब आप कहेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम बने रहेंगे, इसका मीनिंग हमारे लिए क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम बने रहने का, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कांस्टेंट एरर का। कांस्टेंट एरर दूसरी बात बताऊँ, ध्यान देखना, ये काय की वजह से आती है? ये आती है फॉल्टी कैलिब्रेशन या डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैंने कहा फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम इस पे बात करते हैं। कांस्टेंट एरर क्या है? किसी इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट से आ रही है। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मालूम है, वैल्यू या डायरेक्शन आपके कैसे बने रहेंगे? सेम, यानी कि कांस्टेंट। दो बहुत छोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। कभी आपने दूध वालों वाले लीटर देखे हैं? अगर हाँ तो मुझे बताएं, दूध वालों का जो लीटर होता है उसमें एक खास चीज़ होती है, कोई मुझे बताएगा वो क्या होती है? कोई भी आदमी मुझे बता पाए? कोई नहीं बता पा रहा बेचारा। दूध वालों वाले लीटर में क्या खास बात आती है? अरे मेरी आवाज़ आ रही है, तुम लोगों तक नहीं आ रही? चलो ललित चौधरी, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जरा बताएं, दूध वाले लीटर में, दूध वालों के जो लीटर होता है उसमें, ठीक, तो बताओ ज़रा दूध वालों वाले लीटर में क्या खास बात होती है? सर वो मतलब नापे हुए होते हैं कि मतलब इसमें 1 लीटर आधा लीटर ऐसे। अरे तो लीटर नापा तो होगा ही, उसमें खास बात क्या होती है? चलो किसी को नहीं याद आ रही है, मुझे याद दिलाऊंगा तो आधों को तुरंत याद आ जाएगी। मेरा मानना है भैया, एक लीटर जो होता है वो ऐसा होता है, ध्यान देखना, ऐसे ही होता है ना, ऐसा होना चाहिए। लीटर होता है कि नहीं होता? हाँ या ना बताओ। ऐसे होता है। अब दूध वालों वाला लीटर देखना तो एक खास बात नजर आएगी, दूध वालों वाले लीटर का जो बॉटम है वो फ्लैट नहीं होता, वो थोड़ा सा ऐसा होता है। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्या करता है आदमी, हल्का सा लीटर को नीचे से ठोक देता है। जब ठोकने से क्या हो जाएगा तुम्हें बताओ? कुछ नहीं होता, केवल आपका 10 20 50 ml दूध कम हो जाता है। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देखना, ये जो लीटर है तुम जब भी इससे नापोगे, तुम्हारा ध्यान जा रहा है, सपोज करो ये 20 ml, ठीक है ना। अब तुम इस लीटर से जब भी नापोगे, आपका मैग्नीट्यूड यानी 20 ml और डायरेक्शन यानी माइनस, ये लीटर हमेशा 20 ml कम नापेगा, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहेंगे। ये एरर परमानेंट इतनी ही रहेगी, कांस्टेंट एरर है। और क्यों है, ध्यान से देखो, फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके किसी फॉल्ट की वजह से। दूसरा बता देता हूँ, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, आपने किराने वाले दुकानदारों के यहाँ बाट देखे होंगे। कभी आपने ध्यान दिया है, बाट पलट के देखना, बाट देखे किराने वाले शॉप पे के नहीं देखे? देखें, बढ़िया। तो एक काम देखना, लोहे के बाट पे एक साइड लिखा होता है 1 kg 500 ग्राम एटसेट्रा, पलट के देखना उसके पीछे छोटा सा छेद होता है कि नहीं होता? और एक मजेदार बात है, वो एक्चुअली वो होल नहीं होता, उस होल में वेइंग एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की सील लगी होनी चाहिए कायदे से। होता क्या है, यानी वो टेस्टेड ओके का उसमें एक एलॉय होती है, सॉफ्ट एलॉय रांगा कहलाती है, वो उसमें भरा होता है, वो एक्चुअली सील के तौर पर लगाया जाता है, जो ये बताता है कि बाट टेस्टेड है, ओके, और इसका वजन मान के चलो 1 kg है। अब होता क्या है, ध्यान देखना, जब बाट मार्केट में आता है तो वो सील धीरे से निकाल दी जाती है। अब जब आप निकालोगे तो अंतर कितना पड़ेगा? मुश्किल से मेरा अंदाज हो 6 से 10 ग्राम का अंतर पड़ेगा। उतने ही तो मेटल निकालो, कोई आधा किलो का अंतर तो नहीं पड़ रहा, लेकिन लॉन्ग रन अप में वो आपको फ़ायदा देता है। लेकिन ध्यान देखना, ये जो आपने एरर की, ध्यान देखो, इसकी वैल्यू फिक्स है, जितनी सील हटाई होगी, सपोज करो 5 ग्राम, अब तो 5 ग्राम मान लो, हर बार 5 ग्राम माइनस करता हुआ जाएगा। कांस्टेंट एरर है, और काई की वजह से, जो मैं कह रहा था, फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो क्या अब आप लोगों को समझ में आता है कांस्टेंट एरर कौन सी होती है? हाँ ना बताएं, अभी भी किसी को शंका रह जाएगी? बोले किसी को समझ में आ गया तो हाँ तो बोल दो यार। पक्का?
चलो ठीक है। अब एक दूसरी एरर्स की बात करते हैं, सेकंड एरर्स की। दूसरी एरर ध्यान देखना, दूसरी भी एरर यही होती है। दूसरी नहीं आया सर, एकदम से वीडियो चली गई। अरे एकदम से वीडियो चली गई तो उसमें वीडियो का क्या करना था, ऑडियो आनी चाहिए थी। सर मतलब इधर डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अभी थोड़ी देर से। तुम जैसे लोगों के लिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है ना, अभी दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टमैटिक एरर्स पे आप जाएंगे, बहुत ध्यान देखना। सिस्टमैटिक एरर्स हम किन्हें कहेंगे? सिस्टमैटिक एरर नाम ही कह रहा है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब है फॉलो सम मैथमेटिकल सिस्टम, कोई ना कोई मैथमेटिकल सिस्टम फॉलो करती हैं। इनका डायरेक्शन सेम होता है, और सबसे खास बात ये ध्यान देखना, मेक द फाइनल रिजल्ट, या तो ये आखिरी रिजल्ट को बना देती हैं टू लार्ज, या फिर कर देती हैं टू स्मॉल आफ्टर रिपीटेड मेजरमेंट्स। अगर आपके मेजरमेंट बराबर रिपीट कर रहे हैं तो ये आपके आखिरी रिजल्ट को या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा बना देती हैं। तुम कहोगे ये क्या मामला है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सुने सब डेफिनेशन अभी शीट डाल देंगे, उसमें मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लें तो भी हल्का सा लिखी मिल जाएंगी, कोई बहुत महान काम नहीं। समझना, सिस्टमैटिक एरर वो है जो कुछ सिस्टम फॉलो करेगी। जैसे भी दूध वाले वाली एरर बता रहे थे, ध्यान देखना, तुम ऐसा मत कहना दूध वाली एरर को आप इसमें भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक रिमाइंड करूं, दूध वाली एरर और बांट वाली एरर एरर नहीं है, ये बेईमानियां हैं। हम फिजिक्स में एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बेईमानियों के बारे में नहीं। इसलिए एरर्स वो हैं जो अपने आप होती हैं। इसलिए वो जो एग्जाम्पल है वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था कि पर्पजली क्रिएटेड एरर क्या होगी, तो इसलिए मैंने कहा वो एग्जाम्पल यहाँ भी हल्का सा काम करेगा। सिस्टमैटिक एरर कौन सी होंगी? जो आपकी एक मैथमेटिकल सिस्टम फॉलो करते हुए रिपीटेड मेजरमेंट से रिजल्ट को बहुत बड़ा या बहुत छोटा कर देंगी। अब मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, वो सवाल मेरा ये था कि जब मैंने अभी दुकानदार के बांट का एग्जाम्पल ले रहा था, उसने उसमें से हल्का सा सील निकाल दिया, जो मैंने कहा था दूध वाले लीटर ने हल्का सा पिचका दिया। अब दूध वाले का लीटर पिचका के 1 लीटर का आधा लीटर थोड़ा ना कर देता है, ऐसा थोड़ी कर देगा। 1 लीटर का हुआ इतना सा कर दिया, बोले आधा लीटर, बोले मेरा लीटर यही है। कितना पिचका देता है? ये पिचकाता है 10 ml। अब मुझे बताओ 10 ml 20 ml दूध से ऐसा कितना भैया फ़ायदा हो जाता है? ऐसा कौन सा दूध 5,000 रुपये तोला चल रहा है कि उसे 20 ml दूध में बोला भाई साहब 500 रुपये कमा लिए? ऐसा क्या अंतर पड़ता होगा 20 ml दूध से, कोई बताएगा मुझे? किसी को ऐसा समझ में आता हो 20 ml दूध से 25 ml दूध से ऐसा क्या कमाने की सोचता होगा? बताओ। बार बार उस लीटर का यूज करता है देने के लिए, तो 20 कम से कम 10 बार भी किया तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक दूध वाला, मेरा अंदाज है कम से कम 10 20 50 घरों में देता है, कई घरों में तो 2 लीटर 3 देता है, तो उससे 4 बार मेज़र करेगा। इसका मतलब अगर एक बार में 20 लीटर गया और उसने 100 बार मेज़रमेंट किया तो 20 × 100, 20 × 100 कितना हो गया? 2000 ml। 2000 ml मतलब 2 लीटर दूध। अच्छा 2 लीटर दूध लगभग क्या रेट चल रहा है? सुविधा के लिए अपन 50 मान लेते हैं, ठीक है, रफली। अगर 50 रुपये लीटर दूध है तो टोटल दूध कितने का हो गया? 100 रुपये का। 100 रुपये को अगर महीने भर से इंटू करें तो हो गए 3000 रुपये, और साल भर से मल्टीप्लाई कर दें तो हो गए 36,000। इसका मतलब साल भर में 36,000 रुपये उसका लीटर कमा के पकड़ा देता है, सिर्फ इस बात से कि हल्का सा गलती से ठोक दिया था। 36,000 रुपये तो लीटर उसको दे देता है। लेकिन ध्यान देखना, ये 36,000 रुपये एक बार में नहीं बनते। जो मैं आपसे कह रहा था, फाइनल रिजल्ट या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा। जब आप क्या करेंगे? रिपीटेड मेजरमेंट बार बार करते जा रहे हो, तो 50 ml 20 करते करते या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या माइनस हो रहे होंगे तो बहुत एकदम छोटे होते चले जाएंगे। तो इसलिए ये थी यह सिस्टमैटिक एरर। अब कहानी समझ में आ जाती है हर आदमी को कि अभी कोई बेचारा रह गया। ललित, अब तुम्हारा वीडियो सही चल रहा है? ठीक, ये कहानी समझ में आती है सिस्टमैटिक एरर वाली। ठीक, अब सिस्टमैटिक एरर में एक दूसरी चीज़ बताते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स में भी अपने पास 5 टाइप होती हैं।
कौन कौन 4 टाइप होती हैं, कौन कौन सी टाइप होती हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहली एरर कहलाती है, ध्यान से देखना, इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो लिख पाए एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सी होंगी, ये ध्यान देखना, डिजाइन ऑफ डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से होंगी। क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा था दूध वाले लीटर वाली, मैंने कहा था, लेकिन वो चूंकि दोनों में इसलिए फिट हो गई थी क्योंकि एरर नहीं थी, वो कैसी थी, बेईमानी थी। अब सिस्टमेटिक में जाना, सबसे पहली इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ में आ रही होगी, जो डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, ध्यान रखना डिफेक्ट आपने जो डेवलप किए हैं उनकी बात नहीं करूंगा, जो अपने आप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लेता हूं, अगर किसी ने इसका नाम सुना हो जीवन में तो मुझे बताओ, मैं कैपिटल्स में लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा चलो पढ़ने में आ रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है, और मुटल्ला मुटल्ला लिखूं, जैसे मुझे अपने मोबाइल में तो आ रहा है यार पढ़ने में, जिसका मतलब तो ही दिख रहा होगा। चले, किसी ने इस उपकरण का नाम सुना है, हाँ या ना बताएं। क्या होता है बताओ हल्का सा। चलो भविष्य तिवारी तुम बताओ, भविष्य तिवारी मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अरे भविष्य तिवारी लैब में, बिल्कुल सही। अगर आपने, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं याद दिलाता हूँ, 9th में हम जब भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में जाते थे, दैट मीन्स इन द 9th व्हेन वी विजिट सम टाइम इन द फिजिक्स लेबोरेटरी, वैसे तो बहुत सारों के यहाँ होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलेंगे जिनके यहाँ होती है, उनका 9th में ध्यान जाएगा, एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाता था इस टाइप का, ऐसी शक्ल होती है ऐसी, दो कान निकले होते हैं ऐसे ऊपर नीचे, एक यहाँ पर एक विंडो पड़ी होती है, एक ऐसी स्केल लगी होती है, और ये वाला पार्ट इसके आगे पीछे खिसक सकता है। बाकी अगर आपको 11th में फिजिक्स की लैब में जाने को मिला तो इसको आप फिर देखेंगे, एक्चुअली इसका यूज होता है बोतल वगैरह के ढक्कनों की, या बोतल की गर्दन की चौड़ाई वगैरह निकालने। जैसे ध्यान देखें, मेरे हाथ में पेन है, अगर इस पेन का डायमीटर निकालना हो, पेन का डायमीटर कैसे निकालोगे, निकलेगा ही नहीं, तुम खूब नाप लेना, कुछ भी कर लेना। बोतल का डायमीटर निकालना हो, क्या करते हैं, 2 जॉज दिख रहे हैं, ये जॉज ऐसे आगे पीछे खिसक के कस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पेन को ध्यान देखना है, 2 जॉज, इन दोनों जॉज के बीच ऐसे फंसा देंगे, वर्नियर को खोला और हल्का सा कसा तो फंस गया। अब यहाँ पे ध्यान देखना, इसमें 2 स्केल होती हैं, एक कहलाती है मेन स्केल, और वैसे हम कहते हैं 11th की प्रैक्टिकली फाइल हो गया, 9th वाली भी देखना घर पे, 9th या 10th की पढ़ी तो उसमें भी दिया है। इसमें 2 स्केल होती हैं, कहलाती है मेन और एक वर्नियर, क्योंकि डेसिमल में नापता है, क्योंकि समझ में आ रहा होगा छोटी चीज़ों के डायमीटर कैसे होते हैं, थिकनेस डेसिमल में होते हैं। अब क्या है, मेरा हाथ देखो ध्यान से, होता क्या है, जब वर्नियर को आप बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, यानी ये दोनों जॉज ऐसे चिपक गए, जब ये दोनों जॉज चिपकेंगे तो नियम ये कहता है कि दोनों स्केल, 2 जॉज हैं, दोनों के ज़ीरो एक दूसरे के ऊपर ऐसे आने चाहिए, यानी आपकी रीडिंग होनी चाहिए 0.0, समझ में आ रहा है, ये 0 और इसका 0.0 ये आपकी रीडिंग होनी चाहिए। हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्यों, वर्नियर टाइम साथ घिसता है, मेटल का बना है, टेढ़ा हो जाता है, 2 जॉज ऐसे चिपकने चाहिए थे, कई बार इनके बीच में ऐसा हल्का सा गैप रह जाएगा, कभी ऐसा गैप रह जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये जो 2 ज़ीरो थे एकदम एग्जैक्ट ऊपर नहीं आते, ये हल्का सा दाएं बाएं हो जाते हैं, और हल्का सा दाएं बाएं का मतलब समझ में आ रहा है, आपकी रीडिंग पहले से ही 0.1 दाएं बाएं चलेगी, यानी मान चलें किसी चीज़ को आपने निकाला 5.5, तो हकीकत में 5.5 नहीं है, ये 5.6 है, क्यों, 0.1 तो पहले से ही खिसका हुआ है। तो ये जो एरर है ध्यान देखना, ये क्या कहलाती हैं, ये डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये ध्यान रखना आपने क्रिएट नहीं की, ये अपने आप टाइम के साथ क्रिएट हुई है। तो डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल जो मैंने कहा, अब शीट पढ़ के देखना जो आपकी कल या परसों डालेंगे, पहले आप डायमेंशन वाली निपटा लें। डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जो आएगी 0 एरर, वो किस नाम से आनी आएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब मान के चलें आपने कहा इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं हम लेंगे, इंस्ट्रूमेंट हम एकदम ताज़ा नया खरीद के लाएंगे, इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं होने देंगे, मत होने दो। दूसरी एक एरर आती है पर्सनल एरर।
पर्सनल एरर समझ में आ रही होंगी, पर्सनल काय की वजह से आएंगी, इसको हम कह सकते हैं नेचर और वे ऑफ वर्किंग ऑफ इंडिविजुअल। पर्सनल से समझ में आ रहा होगा, पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड है। एक्चुअली कोई आपके पास एरर मैंने कहा था कहाँ कहाँ से आ सकती हैं, मैंने कहा या तो आपका इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट हो गया वो आ जाएगी। अच्छा आपने कहा इंस्ट्रूमेंट तो हम नया ले आएंगे, एकदम मार्केट से खरीद के ही लाएंगे, देखें पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है ना, देखना जो आदमी है, हर आदमी के काम करने का अपना तरीका होता है, अपना नेचर होता है, और इसके चलते आप देखना कहीं ना कहीं एरर्स डेवलप होती हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, थोड़ी देर के लिए आप देखना मेरे हाथ में एक रुमाल है, और क्या आपने मेजरिंग टेप यानी नापने वाले फीते देखे हैं? आपने ध्यान दिया होगा, नापने वाले फीते को अगर कभी कि तुमसे ही कहा जाए इस कमरे की लेंथ नापो, ध्यान देखना हम में से दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो कौन होते हैं, कहा जाए थोड़ा आलसी टाइप, लेजी टाइप लोग। अगर ऐसे आदमी से कहा इस कमरे की लेंथ नापो, बहुत ध्यान से मेरा हाथ देखना, तो कहेगा चलो नाप के आते हैं, नापने को पकड़ा दिया है तो नापेंगे। तुम ध्यान देखो उसका टेप हल्का सा ढीला दिख रहा होगा। वीडियो क्लियर आ रहा है इस समय सभी को? वीडियो आप सभी को क्लियर आ रहा है? ठीक है। मैंने कहा अगर एक लेजी टाइप का आदमी है तो कैसे नापेगा, अरे यार क्या काम पकड़ा दिया नापने को, लाओ नापने को कह दिया, नापते हैं, देखो टेप ऐसे पकड़े होगा। अच्छा एक अति उत्साही होगा, एकदम उत्साह से, बिल्कुल ये मान चलो लवरेज एकदम, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे नापेगा, लाओ आज नापते हैं, बोले और अब तुम बताओ इनमें से कौन सही नाप रहा है? बताओ फुर्ती से, इन दोनों में से किसने बिल्कुल सही, किसका मेजरमेंट बिल्कुल सही आएगा? है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले? किसी का भी नहीं आएगा, आप सही कह रहे हैं। किसी का इसलिए नहीं आएगा, तुमने ध्यान नहीं दिया, एक ने बेचारे को जरूरत से ज़्यादा ढीला कर दिया, जहाँ 5 मीटर होना था वो 5 की जगह 4.9 ही रह गया। दूसरे ने क्या किया, टेप होता है, खींचोगे, खुद देखा होगा हल्का सा खिंच जाएगा, ज़्यादा ताकत लगाओगे तो खींच मारा तो 5 की जगह 5.2 हो गया खींच के। ये किसकी दिक्कत है? तुम्हारा फीता थोड़ी ना गड़बड़ है कि तुम कह दो साहब इंस्ट्रूमेंट खराब था। ये तो पर्सनल एरर है जो आपके नेचर या वे ऑफ वर्किंग पर डिपेंड करेगी। बहुत सारे आप लोग देखना जब रीडिंग लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेते समय कहा जाता है रीडिंग लेते समय आपकी आंखें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अच्छा कुछ आप देखेंगे रीडिंग लेते हैं उनकी आदत ही होती है, हम रीडिंग कैसे ले रहे हैं, बोले ऐसे, उनको आदत ही होती है, बोले हम तो ऐसे ही लेते हैं इनक्लाइंड गर्दन के साथ। तो मतलब समझ में आ रहा है, ये नेचर या वे ऑफ वर्किंग में ऐसे ही लेगा, ऐसे लेगा तो कहीं ना कहीं हल्का सा एरर रीडिंग में आएगी। तो ये कौन सी, पर्सनल। फिर भी इस एरर को भी आप दूर कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रेंड स्टाफ है, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है, या फिर मैंने कहा एक ही चीज़ को आप 2 या 3 लोगों से अलग अलग मेज़र करने को बोलते हैं। क्या है, पहली बात मेरी समझ में आ जाती है, हाँ या ना? ठीक है। अब अगली चीज़ बताता हूँ, चलो 35 मिनट, 5 मिनट है, 5 मिनट बाद मीटिंग खत्म होगी, दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसा सभी से आग्रह है। 5 मिनट बाद जब मीटिंग खत्म हो दोबारा उसी लिंक पे जाके आप रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? आए हम बात कर रहे थे, मैंने कहा एरर में इंस्ट्रूमेंट अच्छा ले आए, पर्सनल भी मैंने कहा आप कवर कर सकते हैं, स्टाफ अच्छा रखें, ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड, और एक ही क्वांटिटी को 2 या 3 लोगों से मेज़र कराएं, रिलेटिवली एरर के चांस कम हो जाएंगे। फिर भी एरर बनी रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पर एक लाल गोला लगा रखा था, हमने लाल गोले में क्या लिखा था, ऑलवेज। अब तुम कहोगे अब कहाँ से एरर हो जाएगी भाई? कुछ नहीं, हमारे और इंस्ट्रूमेंट के अलावा एक ऊपर वाला भी होता है, और ऊपर वाला होता है तो उसको हम कहते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज में ध्यान देखना कौन आते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज में आते हैं चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। और आप पूछेंगे चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इन सब एक्सटर्नल चीज़ों का क्या असर पड़ता है? मैं चलो एक कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, शायद आप में से कोई जवाब दे पाए। मुझे बताइएगा, मैंने एक चने की बोरी खरीदनी है, मैं चने की बोरी खरीदूँगा 15 जुलाई के आसपास, मेरी बात ध्यान सुनने आ रहा है, 15 जुलाई के आसपास मैं एक 50 किलोग्राम की चने की बोरी खरीदता हूँ।
अब इसको मैं एज इट इज़ पैक रखा रहने देता हूँ और इस 50 किलो की चने की बोरी को इसके बाद में अगली फरवरी में, यानी जुलाई से कहा जाए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब, यानी 15 फरवरी को मैं इसको दोबारा वेट करूँगा और इसका वेट निकलता है 48 kg। तो मुझे बताओ ये गड़बड़ कहाँ से हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ख़रीदा था 15 जुलाई और दिख रहा है, चलो वैसे बोल तो रहा हूँ 15 जुलाई, और अगली बार कब मेज़र किया है 15 फेब। तो मुझे बताएं 50 किलो की 48 किलो कहाँ से हो गई, कोई मुझे बता पाए तो बता दो, ये एरर कहाँ से डेवलप हो गई। सर कीड़ों की वजह से? नहीं, कीड़ों की वजह से नहीं, पैक रखिए एकदम, कीड़े नहीं घुसने देंगे, पैक रख छोड़िए एकदम। टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, सही कह रहे हैं। अंशिका तुम बताओ भाई क्या हो सकता है। सर टेम्परेचर की वजह से ही मुझे लगा। टेम्परेचर की वजह से आपको लग रहा है, ठीक है। और लड़कियों में कौन है, इशिका? सर हमने टेम्परेचर बोल दिया। अच्छा, सब आप लड़कियां सब एक दूसरे का ही समर्थन करेंगी। बोले एक ने टेम्परेचर बोला, अब हम हट नहीं सकते। रूपांशी टेम्परेचर का ही समर्थन करेगी, मतलब कन्या एकता जिंदाबाद है। ठीक है, आओ कन्याओं, मैं तो बताता हूँ यहाँ टेम्परेचर नहीं, यहाँ रूल है ह्यूमिडिटी का। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने 15 जुलाई को चने क्यों खरीदे थे, क्योंकि 15 जुलाई के आसपास बरसात होती है, सीज़न ह्यूमिड होता है और सबको मालूम है चना ह्यूमिडिटी या नमी को एब्जॉर्ब करता है। बोलो मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब जब आप उसको 6 महीने रखोगे, अब मैं बात करता हूँ जनवरी और फरवरी की। जनवरी और फरवरी में आपको मालूम है हवा होती है बिल्कुल ड्राई, इतनी ड्राई होती है कि जनवरी और फरवरी में हम कहते हैं हमारे फेस पे ड्राइनेस आ रही है, फिर हम मॉइस्चराइज़र लीपते हैं 2-2 किलो। क्यों लीपते हो ये मॉइस्चराइज़र? क्योंकि ड्राइनेस आ गई ना, तो मॉइस्चर उसी को तो आपको रिटेन करना है। अब समझ में आ गया होगा 50 kg इन जुलाई, उस समय आपके पास मौजूद थी मॉइस्चर, इसलिए चने का वजन हो रहा है 50 kg। 2 किलो उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, मॉइस्चर या नमी का। और जब ड्राई सीजन आएगा फरवरी, तो ये आपका मॉइस्चर जैसे ही उड़ा वैसे ही चने का वजन रह जाएगा 2 किलो। अब मुझे बताओ इसमें इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ था कि पर्सन गड़बड़ थे? ना इंस्ट्रूमेंट ना पर्सन, दीज आर द एक्सटर्नल कॉजेज। चूँकि आपने चेंज इन टेम्परेचर का नाम लिया था, मैं उसका भी बता देता हूँ। उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आता है, अगर आप जो है कभी वो देखेंगे, ये आयरन स्केल्स आती हैं कई बार मेज़रमेंट करने के लिए, लोहे की स्केल। लोहे की स्केल में तुम्हें देखेगा जनवरी और जून में एक अंतर आ जाएगा। लोहे की स्केल जनवरी में ठंड से हल्का सा लो टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, हल्का सा 0.1, ये नहीं करा कि आधी रह जाएगी। और जून में एट द हाई टेम्परेचर हल्का सा एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये रिजल्ट आप देखेंगे काय का आता है, टेम्परेचर का। मीटिंग खत्म होने पे हो जाए तो रिज्वाइन करना, ध्यान रखना। क्या ये समझ में आ जाते हैं एक्सटर्नल कॉजेज? अब एक चौथे कॉजेज की बात करते हैं, और चौथे जिनकी आप बात करेंगे ये आते हैं इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस कहलाते हैं। रीजन खत्म हो गई ना, मीटिंग खत्म हो गई शायद। बात कर रहे थे आपसे लास्ट में इम्परफेक्शंस के लिए, आपसे कहा गया था ये आपका रीजन इज नोन बट कैन नॉट बी करेक्टेड ड्यू टू दी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। ऐसी एरर्स जिनका आपको रीज़न मालूम है लेकिन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से आप जिन्हें करेक्ट नहीं कर सकते, वो आपकी किस नाम से आने जाती हैं? वो कहलाती है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब ही मालूम है, इम्परफेक्ट का मतलब होता है किसी भी काम को आप परफेक्टली नहीं कर सकते। अब मेरा सवाल है इम्परफेक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? इम्परफेक्शन के एग्जाम्पल ही बहुत सिंपल से हैं। मान चलें हीट से रिलेटेड आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लें, जो आप हीट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी, हम कहते हैं कुकर में, ऐसी किसी चीज़ में आपने हीट दी और पानी गर्म कर रहे हो आप भगोने में, क्या तुम्हारा ध्यान जाता है जो आप हीट दे रहे होते हैं वो उस भगोने के पानी को हीट अप करती है, टेम्परेचर राइज करती है, लेकिन आप पार्ट ऑफ हीट
वो साइड से आपका लॉस भी होता है। इसका मतलब है जो आपकी कैलकुलेशन है, आप सोचेंगे इतनी हीट देने पर पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ा, हकीकत में आपने उतनी हीट दी नहीं है। क्यों? कुछ हीट तो मैंने कहा साइड से लॉस होनी है। अब ये जो साइड से लॉस हो रही है इसको आप रोक नहीं सकते, आप कुछ भी कर लें, ये इम्परफेक्शन है, प्रैक्टिकल की लिमिटेशन है कि आप अगर गैस जलाए हुए हैं या कोई भी बर्नर लिए हैं तो 100% हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अ पैन। जैसे भगोना या कुछ भी ले लो, पूरी हीट तुम इसी को ट्रांसफ़र कर दो, ये होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ साइड से या इस बर्तन से बाहर एटमॉस्फेयर में लॉस होनी ही है। तो लॉस ऑफ हीट क्या चीज़ बता रहा है कि अपन कुछ भी कर लें, ये इम्परफेक्शन है। आप इस एक्सपेरिमेंट को परफेक्टली 100% कभी भी नहीं कर सकते। ये आपके क्या कहलाएंगे? इम्परफेक्शन एरर। अब जब आप ये चारों समझ लेते हैं तो दो छोटी छोटी एरर और बचती हैं। एक हमने लिया था कांस्टेंट, दूसरा लिया था सिस्टमेटिक। एक तीसरी टाइप की एरर आपसे डिस्कस करता हूँ। तीसरी एरर कहलाती हैं रैंडम एरर्स। रैंडम माने किसी को मालूम है? क्या कोई रैंडम माने बताएगा? रैंडम माने क्या होता है? रैंडम वर्ड आपने लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी क्या, 9th या 10th में? नहीं, क्यों? प्रोबेबिलिटी है क्या, जिसमें से आप एक ताश की गड्डी में से कार्ड निकालते हैं। जब आप किसी गड्डी में से कार्ड निकालते हैं, ध्यान देखना, तब एक वर्ड आता है ड्रॉ अ कार्ड रैंडमली। हाँ, कोई सा भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ड्रॉ अ कार्ड रैंडमली का मतलब ये इच्छानुसार, बिना किसी नियम के। नियम से तो क्या होता है, जैसे कोई आदमी कहेगा ये गड्डी है, इसमें से तुम 4th कार्ड निकालो, 5th निकालो, ऊपर वाला निकालो, नीचे वाला निकालो, ये रूल्स है। और अपन क्या कहते हैं? ड्रॉ कार्ड रैंडमली। रैंडमली मतलब कोई सा भी, विदाउट एनी रूल, कोई नियम नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा हो निकाल लो। तो रैंडम एरर्स का मतलब ये ध्यान देखना, जिनका जो कुछ तो भी होती हैं, यानी इनका कहा जाए वैल्यू, इनकी फिक्स नहीं होती, इनका ऑकरेंस होना या ना होना ये भी फिक्स नहीं होता। ये एरर्स कैसी होती हैं? बाई चांस। बाई चांस मतलब समझ में आ रहा होगा, अपनी इच्छा से होंगी, कितनी होंगी, होंगी कि भी नहीं होंगी। इन एरर्स को हम कहेंगे रैंडम एरर्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कहेंगे ऐसी कौन सी एरर होगी जो रैंडम होगी? अपने आप कहीं भी हो सकती है, कहीं भी नहीं हो सकती। सिंपल बात कर रहे हैं, मान चले आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, आप मेजरमेंट करते समय किसी को छींक आ गई, छींक आ गई, हल्का सा ध्यान देखना, मेजरमेंट पे जो वजन ले रहा है उस पर हल्का सा असर पड़ेगा, लेकिन ये रैंडम एरर है। क्यों? क्योंकि छींक आना कोई तय थोड़ी है कि जब जब आप मेज़र करोगे तब छींक आएगी और तब तब उतने ही ज़ोर से आएगी तो उतना ही वो होगा। ये एरर कैसी है? बाई चांस। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई पता नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। और एक लास्ट टाइप की एरर्स आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान देखना। ये नेक्स्ट आपकी एरर आती हैं जो आपके लिए कहलाती हैं ग्रॉस एरर्स। अब आप पूछेंगे ग्रॉस एरर्स क्या है? ग्रॉस एरर ध्यान से देखना, वो होती हैं जिनको मैं एक शब्द में लिख देता हूँ, ये कहलाती हैं केयरलेसनेस। अब आप पूछेंगे केयरलेसनेस से कौन सी होती हैं? केयरलेसनेस से वो होती हैं, जैसे चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार हम लोग जैसे माने चलो किसी रीडिंग को लिखना हो 6.35, कितना लिखना है? 6.35। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ, माने चलो मैं आपसे बात करता जा रहा हूँ और मैं लिखूंगा 6.35, तो आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया 6.35। क्या दिखा? अच्छा, मैंने ऐसा क्यों, कैसे लिख दिया गलत, तुम मुझे बताओ। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि तो मेरा परफेक्ट ध्यान यहाँ था ही नहीं, मेरा ध्यान आपकी तरफ था, मैं आपसे बात कर रहा हूँ रीडिंग में, मैंने लिख दिया। और एक बात बताओ, ऐसी गलती तुमसे नहीं होती कभी? कभी भी तुम कॉपी बना रहे होते हो, कुछ लिख रहे होते हो, सवाल कर रहे होते हो, कहीं भी तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मुझे लग रहा है ऐसी एरर है जो मैं कह रहा हूँ तुमने हज़ारों बार की होगी, कोई पहली बार मैं ही नहीं कर रहा। तो ये कौन सी एरर कहलाती है? कहलाती है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर मतलब क्या है? किसी भी रीडिंग को गलत पढ़ लेना या किसी भी रीडिंग को गलत लिख देना। जैसे रीडिंग कुछ और है, 14.24 आपने जल्दबाजी में पढ़ी 24.14, या 6.35 कह रहे थे, लिखते समय तुमने जल्दबाजी में क्या लिख दिया? 3.65।
लेकिन ये कहानी कब होगी, जब ध्यान देखना अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, अपन कहीं और ध्यान होगा, तो इस टाइप की एरर होती हैं। तो ये किस नाम से आने आती है, ग्रॉस एरर। यानी अब आज की समरी डिस्कस करते हैं अगले 3 से 4 मिनट में। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे कहा, एरर्स का मतलब जब भी कभी आप कोई भी मेजरमेंट करने जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू और उसकी मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है, यही डिफरेंस आपका किस नाम से आने आता है, दैट इज नोन एज द एरर। प्रिंसिपल हमसे कहता है देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी या देयर इज ऑलवेज सम एरर। ऑलवेज को हम डिस्क्राइब करते हैं इस बात से कि हमारे पास टाइप्स या सोर्सेज ऑफ एरर तमाम सारे होते हैं। कौन से सोर्सेज बताए थे, कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर वो होगी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन सेम बना रहेगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी कैलिब्रेशन की वजह से आती है। दूसरे नंबर पे थी सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक वो थी जो कोई ना कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल सिस्टम फॉलो करेंगी, बराबर या तो माइनस होती जाएंगी या प्लस होती जाएंगी। परिणाम क्या आएगा, मेक द फाइनल रिजल्ट टू लार्ज और टू स्मॉल। दूध वाले वाला एग्जाम्पल दिया था, साल भर में 30-35 हज़ार वाला, फाइनल रिजल्ट बहुत बड़ा या छोटा हो जाएगा। फिर मैंने कहा सिस्टमैटिक में कौन सी आएंगी, 4। या तो इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पर्सन गड़बड़ है, पर्सनल एरर, वो अपने नेचर या वे ऑफ वर्किंग से कोई एरर कर रहा है। एक्सटर्नल कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये हो सकते हैं। इम्परफेक्शंस हो सकते हैं। इम्परफेक्शन यानी आपको मालूम है एरर क्यों हो रही है, बोले मैं भगोना गर्म कर रहा हूँ, तमाम सारी हीट बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही, पर आप रोक भी नहीं सकते। तो मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन इम्परफेक्शन है, आप रोक नहीं पा रहे, ये इम्परफेक्शन है। बाकी 2 छोटी छोटी बस्ती हैं, एक रैंडम एरर। रैंडम मतलब जो अभी कह रहा था ताश की गड्डी वाला एग्जाम्पल, अपनी इच्छा से होगी, बाई चांस होगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये भी नहीं फिक्स है कि होगी भी कि नहीं होगी, बाई चांस कह रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ों से होती है, अचानक आपका हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट में धक्का लग गया, अचानक हिल गया, छींक आ गई, कुछ और हो गया, लाइक वाइज थिंग, ये बाई चांस है, कोई नियम नहीं है। हर बार इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ करोगे तो उसको धक्का ही दे के करोगे। नेक्स्ट, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर कौन सी है, ये शुद्ध भाषा में कहा जाता है लापरवाही। लापरवाही जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, 6.35 की जगह 3.56 लिख गए, या रीडिंग पढ़नी थी 12 पॉइंट समथिंग, आपने उसे जल्दबाजी में 2 पॉइंट समथिंग पढ़ लिया। तो ये जो एरर्स आती हैं ये समझ में आता है। तो तमाम सारे हमने सोर्सेज ऑफ एरर्स आपसे डिस्कस कर दिए। अब आपका काम कुल मिला के है कि एक तो आपको डायमेंशंस के जो आपको कॉपी है वो आप तैयार करें, नंबर 1। अब ये जो एरर्स वाला आपका मामला है, इस एरर्स की शीट भी मैं आपकी अपलोड कर दूंगा अभी आज या कल में। अब आप क्या करेंगे, इन एरर्स को एक बार घर पे अगले टर्न तक ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे। वो थ्योरेटिकल है, एक मोटा आइडिया लग गया होगा। अब इस थ्योरी को एक बार पढ़ लोगे तो सारे सिस्टमेटिक क्लियर हो जाएंगे। फिर जो डाउट होंगे उसको आप अगली क्लास में पूछ लेंगे। फिर हम असली चीज़ पे जाएंगे जो हमने लिखा था, एरर एनालिसिस। अभी तो हम एरर पे थे। फिजिक्स की असलियत तुम्हें मालूम है, फिजिक्स की असलियत यहाँ शुरू होती है। एनालिसिस मतलब मैथमेटिकल, उस पर हम अगले टर्न पे चलेंगे आराम से। आज मेरा ख्याल इतना आपके लिए सफिशेंट है। बाकी इसका एक वीडियो मैंने बना दिया है तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, शॉर्ट में रेफरेंस के लिए।